सिर्फ इनफर्टिलिटी को वुमेन से ही रिलेट किया जाता है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये एक मिसकंसेप्शन है कि जब भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती ना, तो वो लोग स्पेशली फीमेल को ही पहले कंसीडर करते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन आप बोल सकते हैं कि लोगों में अभी भी ये चल रहा है, जो हम देखते हैं ना कि सदियों से चला आता है, और जब होते तो फीमेल में तकलीफ है, फीमेल में तकलीफ है। तो आपको लगता है कि आजकल के टाइम में ये केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी के? और ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि हमें लगता है कि इतनी यंगर एज में भी उनको तकलीफ होनी शुरू हो गई। तो ये मतलब ग्लोबली बहुत ज़्यादा इशू हो गया है मेल इनफर्टिलिटी का, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्पर्म काउंट्स हैं वो क्यों इतना जल्दी डिक्लाइन हो रहा है आज के टाइम पे? आप ही की जनरेशन वाले बात तो यंग जनरेशन जितनी है वो लेट नाइट तक 2 बजे तक तो वो सोते ही नहीं है। नंबर 2 होता है कि एडिक्शन होता है यानी अल्कोहल, स्मोकिंग, सब कुछ एकदम कॉमन हो गया है, तो वो भी वहाँ पे अफेक्ट करता है। जो जिम में हम सप्लीमेंट्स लेते हैं वो भी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है? हाँ, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। नमस्ते, आपका स्वागत है फर्टिलिटी टॉक्स विद डॉक्टर खुशबू मैम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग ज़्यादातर बात नहीं करते हैं, मेल इनफर्टिलिटी। तो मेन जो फर्टिलिटी होती है वो जनरली कंसेप्शन के टाइम पे सिर्फ वुमेन से ही रिलेट की जाती है, बट फर्टिलिटी एक शेयर्ड जर्नी है, ना कि एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हम जानेंगे कि साइंटिफिक रीजंस क्या होते हैं, लाइफस्टाइल कॉजेज़ क्या होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के, विद डॉक्टर खुशबू। तो आइए हम डॉक्टर खुशबू से बात करते हैं। हेलो डॉक्टर खुशबू, आप कैसी हैं? हेलो प्राची। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमारा आज का टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी, जनरली लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं और कंसेप्शन के दौरान सिर्फ इनफर्टिलिटी को वुमेन से ही रिलेट किया जाता है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये एक मिसकंसेप्शन है? नहीं, ये रियलिटी है। व्हेनेवर उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है ना, तो मैंने देखा है कि इतने 18 ईयर्स में कि जब भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती ना, तो वो लोग स्पेशली फीमेल को ही पहले कंसीडर करते हैं कि उसकी साइकिल रेगुलर है कि नहीं, उसको गायने के पास दिखाने जाते हैं। उसमें जब 6 से 7 महीना निकल जाते हैं ना, उसके बाद उनको लगता है कि चलो अभी मेल फैक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। बट अगर देखने जाए तो 40 to 50% रेशियो होता है मेल फर्टिलिटी का। तो वो सेम कंसीडर किया जाता है सिमिलटेनियसली फीमेल। तो ये मिसकंसेप्शन आप बोल सकते हैं कि लोगों में अभी भी ये चल रहा है, जो हम देखते हैं ना कि सदियों से चला आता है, और जब होते तो फीमेल में तकलीफ है, फीमेल में तकलीफ है, फिर जाके मालूम होता है। और हाँ, देखते भी है कि मेल का माइट भी हम कह सकते हैं कि ईगो भी हो सकता है, तो वो लोग पहले रेडी नहीं होते हैं कि मुझ में क्या तकलीफ है। और ये मेरे साथ भी हुआ था इन 2009 की बात कर रही हूँ, जब मैं एक छोटे से कोई ट्रस्ट के क्लिनिक में बैठी थी। एंड मेरे एक पेशेंट के रेफरेंस थ्रू एक नंदुरबार से पेशेंट आया था। एंड एट दैट टाइम जब मैंने उनको पूछा था कि प्रेगनेंसी कब से प्लान कर रहे, ये है वो है, तो वो अकेली ही आई थी। तो मैंने बोला कि आपके हस्बैंड के रिपोर्ट में क्या है, तो बोले कि नहीं, वो रेडी नहीं है। 7 years of marriage life, still he is not ready कि मुझ में तकलीफ नहीं है। एंड फिर मैंने उसकी तो 3 महीने की दवाई दी थी, बट सिमिलटेनियसली उसकी हस्बैंड को भी दे दिया था कि उसको बोलो कि ये टॉनिक है, ऐसे ऐसे करके खिला दो। एंड 4th month में उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। और हमें मालूम भी था कि मेल फैक्टर ही वहां पे काम कर रहा है। तो ये होता है, ये इंडिया में तो मैंने देखा है कि ये सबकी बिलीफ ही है कि तकलीफ है तो पहले फीमेल को ही चेक करवाया जाता है। तो आपको लगता है कि आजकल के टाइम में ये केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी के? यस, फॉर लास्ट 2 decades ये केसेस बढ़ रहे हैं। और जो मैंने अभी देखा 28 से 35 के बीच में जितने मेल हैं ना, उनके भी रिपोर्ट काफी खराब है। जनरली हम कंसिडर करें 40+ जाते हैं तब भी होता है, बट 28 to 35 के बीच में। और ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि हमें लगता है कि इतनी यंगर एज में भी उनको तकलीफ होनी शुरू हो गई है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो मेल इनफर्टिलिटी है, ये टॉपिक आज भी बहुत ज़्यादा टैबू है सोसाइटी में? आई मीन क्यों?
वो तो मैंने बोला ना कि मेल फैक्टर के एक होता है कि तकलीफ, मैं एकदम हेल्दी हूँ, तो वो उनका एक ईगो रहता है। नंबर 2 ये रहता है कि जब भी उनके रिपोर्ट्स में भी जब दिक्कत आती है ना, जब हम सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, तो मुझे एकदम शांति से उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरे काउंट कम है तो मेरे बॉडी में वीकनेस तो नहीं है, तो क्या मैं वाइटलिटी मेरे में कम है, तो ऐसे ऐसे उनको होता है, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो वो एक है अभी भी। ओके, सो जैसा भी आपने कहा कि सीमेन एनालिसिस करवाना पड़ता है, तो फॉर आवर ऑडियंस सीमेन एनालिसिस होता क्या है और क्या मेजर किया जाता है उसमें? सीमेन एनालिसिस में 4 फैक्टर जनरली हम देखते हैं, जिसमें सीमेन का यानी जो हम करवाते हैं काउंट, राइट, तो उसमें उसकी मोटिलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डीएनए भी हम वहाँ पे चेक करते हैं। और एक होता है कि वॉल्यूम भी होता है, ये कई बार वॉल्यूम कम होता है तो भी प्रॉब्लम आता है, तो ये सब रिपोर्ट्स में हम चेक करते हैं। और जैसे कि और डिटेल में अगर उसको एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले होता है कि क्वांटिटी कितनी होती है। वॉल्यूम जनरली 2 to 5 ml के बीच में होता है, बट अगर क्वांटिटी देखे जाए तो मोर देन 20 मिलियन काउंट होते हैं ना, वो हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ओके, बट सिर्फ काउंट से वो नहीं देखा जाता, उसके साथ उसकी क्वालिटी भी देखनी पड़ती है कि मोटिलिटी कैसी है। मोटिलिटी यानी स्पर्म फटाफट भाग के जो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, तो वो मोटाइल भी होने चाहिए, तो उसका रेशियो 40% होता है, मोटिलिटी ऐसी होनी चाहिए। फिर आता है मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में उसके शेप साइज के ऊपर देखते हैं कि जैसे उसके हेड, नेक और टेल होता है। एक स्पर्म की जो अगर हम फिगर देखें तो एक उसका हेड होता है, नेक और टेल। तो कई बार ऐसा होता है ना प्राची के उसमें भी डिफॉर्मिटी आती है, तो उसका रेशियो अगर देखे जाए तो मोर देन 4% होना चाहिए। तो ये सब साथ में कंसीडर करके वहां पे हम निकालते हैं कि हाँ ये हेल्थी स्पर्म है कि नहीं है। और कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स की रिपोर्ट नॉर्मल है, जैसे 16 मिलियन काउंट है, 20 मिलियन काउंट है, फिर भी ऐसा नहीं है कि उससे भी कंसीव हो जाएगा, क्योंकि ये सब कोरिलेट करके देखना पड़ता है। और सब सही है तो डीएनए को भी हम वहां पे करते हैं कि जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से डीएनए डैमेज हो जाते हैं। ओके, तो वो सब देख के फिर हम उनको लाइफस्टाइल से लेकर डाइट ये सब कंसीडर करके उनको कंसीव करवाते हैं, और हो जाता है विदिन 3 months। ओके, सो ये जैसे आपने बताया मॉर्फोलॉजी लेवल्स, ये होता क्या है अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो? मॉर्फोलॉजी यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक जो स्पर्म होता है उसका एक हेड होता है, बीच में जो होता है मिडिल पीस होता है और टेल होता है। तो वो एक नॉर्मल हेल्दी स्पर्म जो शुक्राणु होते हैं उसकी फिगर होती है। अब मॉर्फोलॉजी में क्या होता है ना कि जैसे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, अगर एक हेल्दी अगर रिपोर्ट देखा जाए तो 60 मिलियन काउंट है, बट अगर उसकी मॉर्फोलॉजी प्रॉपर नहीं है तो उसमें ऐसा होता है कि किसी के 2-4 हेड होते हैं, किसी के हेड ही नहीं है, किसी का मिडल पीस नहीं है, किसी के 2-4 टेल हेड होती है, या किसी की टेल ही नहीं है, तो वो एबनॉर्मल स्पर्म होते हैं। तो वैसे स्पर्म आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करवा सकते। तो ये होती है मॉर्फोलॉजी, तो उसको भी हमें देखना पड़ता है। नहीं तो कई बार होता है ना कि जैसे आपने भी सुना होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रही है, बट हार्टबीट नहीं आए। हाँ, ये एक्चुअली होता है, क्योंकि मैंने एक हाल फिलहाल में ही केस देखा था फॉर मतलब काफ़ी टाइम तक उन्हें काफ़ी टाइम बाद कंसीव हुआ, एंड उसके काफ़ी टाइम बाद ये पता चला कि उनकी हार्ट बीट ही नहीं आई है। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं लोग, काफ़ी ग्रीफिंग पीरियड हो जाता है। तो वही ना, आयुर्वेद तो वैसे भी बोलता है कि स्त्री बीज और पुरुष बीज इकट्ठा होते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो जाती है, ये हमारी बिलीफ होती है। तो जब तक उसमें हार्ट बीट नहीं आते उसको हम प्रेगनेंसी कंसीडर नहीं करते। तो जैसे आपने बोला वहां पे अगर एबनॉर्मल एग और स्पर्म से अगर कंसीव होता है ना तो वहां पे दिक्कत आती है। तो वो जो है ना सेक, वो जैसे फॉल्स प्रेगनेंसी कहते हैं, तो ऐसे ही सेक दिखता है बट उसमें कोई शेप या कुछ नहीं होता है। ओके, तो उसको फिर टर्मिनेशन ही करवाना पड़ता है। हाँ, फिर उनको टर्मिनेट करवाना पड़ता है। ओके, तो ये मतलब ग्लोबली बहुत ज़्यादा इशू हो गया है मेल इनफर्टिलिटी का, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्पर्म काउंट्स हैं वो क्यों इतना जल्दी डिक्लाइन हो रहा है आज के टाइम पे? बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। लोग एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं है कि क्यों हुआ, बट सबसे पहला है कि एक तो रॉन्ग लाइफस्टाइल है। आप ही की जनरेशन वाले बात
तो यंग जनरेशन जितनी है वो लेट नाइट तक 2 बजे तक तो वो सोते ही नहीं है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक ही वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है, डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। नंबर 2 होता है कि एडिक्शन होता है। हाँ, एडिक्शन होता है यानी अल्कोहल, स्मोकिंग, सब कुछ एकदम कॉमन हो गया है, तो वो भी वहाँ पे अफेक्ट करता है। फिर होता है कि स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस के बिना की लाइफ तो हम जी नहीं सकते, छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस हो जाता है। यंग जनरेशन में तो मैंने देखा है कि मैसेज रीड किया, टिक मार गया, रिप्लाई नहीं आया, तो फिर स्ट्रेस हो जाता है, राइट? तो वो तो कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है, तो वो एक काम करता है। लेट नाइट जगते तो मेलेटोनिन भी कम हो जाता है, जो स्लीप कम कर देता है। ओके, तो उसकी भी सीधी इफेक्ट होती है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस की वजह से होता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन सीधा शट डाउन कर लेता है। फिर हमने देखा है कि रेडिएशन जोन, मोबाइल पॉकेट में डालते हैं तो वो रेडिएशन से भी स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाते हैं। कई बार देखा है कि जनरली लोग टेबल के ऊपर लैपटॉप लेके काम करते हैं, और मैंने देखा है कई बार कि हम गोद में लेके बैठते हैं, राइट? तो जब आप लैप में लेके बैठते हैं तो वहां से भी रेडिएशन होता है। फिर होती है कि रॉन्ग डाइट, हम जो पेस्टिसाइड वाला, जो कोई भी प्रिजर्वेटिव वाला फूड खाते हैं तो उससे भी होता है। कैफीन जितना जाएगा उतना होगा, तो ये सब फैक्टर वहां पे काम करता है, तो उसकी वजह से ये डिक्लाइन हो रहा है। मतलब लाइफस्टाइल हमारा सबसे बड़ा रीजन है। लाइफस्टाइल, डाइट एंड ये स्ट्रेस। तो जैसे हम कह रहे हैं स्ट्रेस, लाइफस्टाइल तो हम एक बार को चेंज कर भी सकते हैं इंसान, बट स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो जिंदगी से जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मतलब उसके लिए क्या किया जा सकता है, और कैसे स्ट्रेस स्पर्म काउंट कम करने में इतना बड़ा मेन रोल हो सकता है? पहले तो ये समझते हैं कि ये कैसे हार्मफुल इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मैं सबको बताती हूँ कि जैसे दूध उबल गया तो स्ट्रेस हो गया, राइट? या फिर सामने शेर आ गया तो भी हार्मोन तो सेम रिलीज होने वाले हैं। और मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे मोबाइल के ऊपर टिक मार्क नहीं हुआ तो भी वो तो रिलीज हो गया। ये तो केमिकल फॉर्म्स होते हैं ना, तो वो कॉर्टिसोल तुरंत ब्रेन में रिलीज हो जाता है, जो जाके सीधा टेस्टोस्टेरोन को शट डाउन कर लेता है। ओके, तो इसीलिए इसकी इफेक्ट हो रही है। अब उसको ऐसा तो नहीं है ना, मैं आज प्राची को बोलूँ कि आज टेंशन स्ट्रेस नहीं लो, या किसी पेशेंट को बोलूँ कि आपके स्पर्म काउंट अच्छे नहीं है तो आप स्ट्रेस लेना बंद कर लो। सबसे पहले तो ये चीज है ना, प्राची कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता मुझे स्ट्रेस है कि नहीं, मुझे कोई बात की टेंशन नहीं है, बट विदाउट स्ट्रेस तो कोई नहीं जी सकता। सही बात है। आपको यहाँ पे आने का स्ट्रेस, राइट? मुझे यहाँ पे आके पॉडकास्ट में बोलने का स्ट्रेस, तो सबको स्ट्रेस तो होता ही है, तो विदाउट स्ट्रेस तो कोई जी नहीं सकता है। सही बात। और ऐसी कोई स्विच नहीं है कि आज मैं आपको बोलूँ कि स्ट्रेस रिलीज कर लो, उसको ऑन कर लो और स्ट्रेस रिलीज हो जाए। तो वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वहाँ पे उनको अपनी लाइफस्टाइल मेडिटेशन ऐड करना चाहिए। स्ट्रेस रिलीजिंग एक्टिविटीज होती है। स्ट्रेस के जो हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल, नॉरएड्रेनालिन, ये सब वो हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। तो उसकी जगह जो क्या बोलते हैं हैप्पी हार्मोन, उसको रिलीज करो, तो जिससे ऑक्सीटोसिन होता है, डोपामिन होता है, तो ये सब जब रिलीज होते हैं ना तो वो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो उनको ये सब सीखना पड़ेगा, तो लाइफस्टाइल से वो मैनेज हो सकता है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि जब वो लोग लाइफस्टाइल चेंज करते हैं ना, तो स्पर्म को बनने में वैसे भी 74 to 90 डेज लगते हैं, तो विद इन 3 months में उसको ड्रास्टिकल चेंजेस उनके रिपोर्ट में दिखते हैं। ओके, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि लड़कों की जो साइकिल होती है वो बहुत जल्दी, लाइक जैसे आपने कहा कि 3 महीने में वो ये चीज़ कर सकते हैं, बट औरतों के लिए वही चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। मतलब आपका क्या व्यू है इस पर? ये होता है फीमेल में भी नहीं है ऐसा, जैसे आपका क्वेश्चन है, फीमेल में भी सेम है। ओवम को बनने में 72 डेज ही लगते हैं। तो वो उनका भी सेम है, इसीलिए तो हम 3 महीने का जो ब्रह्मचर्य ये सब भी करवाते हैं जब प्लानिंग में, तो इसीलिए करवाते हैं। वो 3 महीना ही रहता है, बट हाँ डिपेंड्स ऑन द केसेस। जो आपका क्वेश्चन है कि अगर किसी की AMH लो है या किसी को PCOD है, कितनी सिवियरिटी है, तो वहां पे उनको हम कहते हैं कि आपको 6 महीना वेट करना पड़ेगा, 8 मंथ वेट करना पड़ेगा। सेम मेल में भी होता है। अगर किसी के काउंट 0.5 है, जैसे मेरे अभी 5 साल पहले का एक केस था कि जिनके स्पर्म काउंट 0.5 मिलियन।
एंड उसकी वाइफ शी कॉल्ड मी एंड शी वॉज क्राइंग कि मैडम मड़बूछ है तो मुझे मिलना है। तो मैंने बोला ठीक है, और ऑलरेडी 7 o'clock हो गए, तो आपको मालूम है कि मैं 7 बजे के बाद पेशेंट नहीं देखती। और फिर मैंने बोला कि वो रो रही है, तो मैंने उसको बुला लिया एंड वो एक बड़े IVF सेंटर पे खड़ी थी एट दैट टाइम। एंड वो आई और फिर उसने मुझे रिपोर्ट दिखा कि वी आर प्लानिंग बट ये रिपोर्ट में ये आया है। सो दोनों एकदम नर्वस थे। तो मैंने बोला ये ऐसा नहीं है कि आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। एक चीज है, मैं उनको एक ही सेंटेंस बोलती हूँ कि फैक्ट्री काम कर रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है बट हो तो रहा है। हाँ। तो वो हम फास्ट कर सकते हैं। तो उनको वहां पे हुई होप हो गई, उसकी प्रकृति परीक्षण करके हमने जब उनको प्लान करवाया, क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करवाया, तो उनके विद इन 2 months में उसके हो गए 6 million काउंट। ओके। तो उसके बाद उसके कॉन्फिडेंस आ गया एंड उसके नेक्स्ट मंथ पे तो उसको प्रेगनेंसी कंसीव भी हो गई। नाइस। तो ये होता है। तो अगर आपकी रिपोर्ट अगर खराब है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। उसको आप प्रॉपरली डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ये सब करके आप उसको विद इन 3 months में ही इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो हो सकता है, तो वो उसका सेम रेशियो है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अल्कोहल हो गया या एडिक्शन हो गया, स्मोकिंग हो गया, तो ये किस तरीके से इफेक्ट करता है स्पर्म काउंट्स को डिक्लाइन करने में? कॉमन है क्योंकि जब आप कोई भी एडिक्शन लेते हैं, कैफीन जाता है, कोई भी जो चीज का एडिक्शन गया, तो वो तो वहां पे सीधे जाकर टेस्टोस्टेरोन को ही डैमेज करता है। ओके। जैसे अगर कोई बंदा दिन की 10 सिगरेट स्मोक करता है, तो कितना सारा उसके लंग्स में, उसके ब्लड में जाता है निकोटीन। अब निकोटीन सीधा जाएगा, स्पर्म को डैमेज करेगा। और वो ऐसा नहीं कि एक ही महीने में हो जाएगा, क्योंकि ये एडिक्शन होता है ना, तो लोग 1 साल 2 साल से करते हैं। मैंने अभी भी 2 महीने पहले ही एक रील भेजी थी कि कोई हेल्दी पर्सन जो विदाउट स्मोकिंग है और वो अगर 40s का भी है ना, तो उसके हेल्दी स्पर्म होते हैं। बट कोई अगर 28 years का है और चेन स्मोकर है, तो उसके स्पर्म काउंट डिक्रीज हो ही जाते हैं, उसकी मोटिलिटी भी कम हो जाती है, उसकी मॉर्फोलॉजी तो बहुत ही खराब होती है। तो वो सीधा इफेक्ट करता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि एटलीस्ट हम 6 महीने का रेशियो कराते हैं। और ऐसा नहीं है प्राची, मैंने सिर्फ मेल में नहीं, मैंने तो मेट्रो सिटी में देखा, मैं फीमेल की भी हिस्ट्री लेती हूँ। दे आर डूइंग दिस ऑल थिंग्स। वो भी स्मोक करती है। मैं अभी पॉडकास्ट के लिए दिल्ली गई थी, तो अब मैंने देखा था जो मेट्रो थे ना, हमारा कॉर्पोरेट जोन में ही पॉडकास्ट वो स्टूडियो था। तो एट द टाइम तो सब अच्छे से आराम से स्मोक कर रही थी, तो वो नॉर्मल हो गया है। तो हमें हिस्ट्री में स्पेशली पूछना पड़ता है फीमेल को भी कि अगर आप स्मोकिंग अल्कोहल ले रहे हैं, तो यू शुड विथड्रॉ फॉर बिफोर एटलीस्ट 6 months। तो 6 महीने पहले से ये सब बंद करो, तब जाके बॉडी में उसकी हम निकाल सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं। तो वो उसका सीधा इफेक्ट होता है। ओके। तीन के ऊपर, काउंट के ऊपर, यानी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड मॉर्फोलॉजी। ओके। जैसे अब होता है क्या है कि लोग कितनी बार एडिक्शन छोड़ने के लिए दे जॉइन जिम, अपने बॉडी को ज़्यादा वर्कआउट कराने लगते हैं सो दैट उस चीज़ से ध्यान हटे। तो क्या जैसे कहा जाता है कितनी बार जो जिम में हम सप्लीमेंट्स लेते हैं वो भी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है? हाँ, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। और जितने मसल्स बिल्डर हमने देखे हैं ना, कि अच्छे मसल्स दिखे, तो दे आर टेकिंग स्टेरॉइड आल्सो। तो वो स्टेरॉइड्स लेते हैं ना, तो वो सीधा डैमेज करता है। जैसे ही उन्होंने सप्लीमेंट कोई भी लिया, तो वो सीधा टेस्टोस्टेरोन को शट डाउन ऑन द स्पॉट कर देता है। Okay. तो मैंने तो ऐसे पेशेंट्स देखे कि जो रेगुलर जिम जा रहा है, अच्छी वाली बॉडी है, अच्छा लग ना, टॉल हैंडसम बॉडी ऐसा लगता है, बट रिपोर्ट अच्छे नहीं होते ड्यू टू दिस। तो वो अगर आप प्लान करें तो एटलीस्ट ये सब आप अवॉइड कर लीजिए, और सप्लीमेंट नहीं लीजिए, स्टेरॉइड नहीं लीजिए। तो जब भी आपको प्लानिंग करना है, एटलीस्ट 6-9 months पहले से ये सब करवाना शुरू कर लो। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप रिपोर्ट करवाइए, सीमेन एनालिसिस। कई बार होता है ना, पेशेंट रेडी नहीं होते, बहुत टैबू माना जाता है। मैं तो बोलती हूँ कि 700-800 1000 रुपये की रिपोर्ट में क्या है, बट बोले कि नहीं मैडम, अटेंशन में आ जाता है, मैं क्यों करवाऊँ, ईगो आ जाता है कि मुझ में नहीं है। बट ये नॉर्मल नेचुरल है प्रोसेस, कि जहाँ पे सिर्फ हमें देखना होता है कि अंदर क्या चल रहा है, कोई डैमेज है तो हमारे पास ये टाइम है कि हम उसको रिकवर कर सकते हैं। ऑल्सो ओबेसिटी जो होती है, मोटापा, क्या ये भी इफेक्ट कर सकता है फर्टिलिटी? 100% करता है।
क्योंकि जितने ओबेसिटी वाले पेशेंट है ना, उनके बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। ओके। और अगर एस्ट्रोजन यानी फेमिनाइन हार्मोन, राइट, वो जैसे ही बढ़ता है ना तो टेस्टोस्टेरोन शट डाउन हो जाता है। तो वो दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो इसीलिए ओबेसिटी होती है जिन जिन पेशेंट में, उनको वेट लॉस हम रेकमेंड करते हैं कि आप पहले वेट लॉस करो, आप हेल्दी बनो, देन फिर आप प्लान करो। ओके। तो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेल इनफर्टिलिटी को कैसे देखा जाता है? वहाँ पे हम शुक्र धातु को कंसीडर करते हैं। जनरली शुक्र धातु फीमेल और मेल दोनों में होती है। मेल में जो शुक्र धातु है उसको हम कंसीडर करते हैं स्पर्म के साथ। तो वहाँ पे हम कैसे करते हैं कि पहले तो प्रकृति परीक्षण जब करते हैं तो मालूम हो जाता है कि कहाँ पे गड़बड़ है। अब धातु क्या है? धातु यानी 7 धातु हमारे बॉडी में होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र धातु यानी लास्ट वाली होती है। तो जैसे कि और डिटेल में अगर एक्सप्लेन करूं तो जब हम कुछ खाना खाते हैं तो सबसे पहले रस धातु बनती है 5वें दिन से। उसके 5वें दिन के बाद रक्त बनती है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी 35 डेज लगते हैं शुक्र धातु बनने में। तो वहां पे हम ऐसे कोरिलेट करके उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में हम ओजस को भी कंसीडर करते हैं। अगर ओजस यानी वाइटलिटी, तो वैसी भी दवाइयां देते हैं। और उसके साथ उनके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी किसी के रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी आती है ना, तो उनका डाइजेशन बहुत पुअर होता है। डाइजेशन पुअर हुआ तो उसकी जो जठराग्नि है वो कम हो जाती है, और वो कम हो गई तो शुक्र धातु अल्टीमेटली कम हो जाती है। तो हम तीन को कवर करके ट्रीटमेंट, इसीलिए विद इन 3 मंथ्स में तो उनके रिपोर्ट में हम चेंजेस देख सकते हैं। तो जैसे हमने पहले वुमेन फर्टिलिटी के बाद टाइम पे हमने बात की थी कि पंचकर्मा कराया जाता है, तो ये मेल फर्टिलिटी में कैसे इफेक्ट करता है पंचकर्मा प्रोसेस? पंचकर्मा तो कोई भी पर्सन में बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट देता है। आई ऑलवेज रेकमेंड कि पंचकर्मा करवाओ। मेरी ट्रीटमेंट में ऐसे है कि पहले पंचकर्मा करो, डिटॉक्स करो, गाड़ी में कुछ गड़बड़ है तभी जाके तकलीफ हुई है। एक सिंपल क्वेश्चन है ना, किसी के अगर रिपोर्ट में स्पर्म काउंट कम आए हैं तो कहीं तो गड़बड़ है ना। तो अगर गाड़ी को रिपेयर करो या सर्विस करो, अगर कोई पेशेंट्स है कि जो रेडी नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, पंचकर्मा के लिए, तो ही हम उनको मेडिसिन देते हैं। तो पंचकर्मा क्यों हम कहते हैं कि आप करवाओ? तो किसी के अंदर वायु एग्रीवेशन है, किसी के अंदर पित्ता है, किसी के अंदर कफा है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर वो करवाते हैं तो रिजल्ट जल्दी मिलता है। सिर्फ मेडिसिन से भी रिजल्ट तो मिलता ही है, बट डिटॉक्सिफिकेशन से रिजल्ट मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हम पंचकर्मा रेकमेंड करते हैं। और वहां पे जैसे आपने पहले बताया कि स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस जैसे लेते हैं ना, तो आयुर्वेद के साथ अगर हम कोरिलेट करें तो वायु का एग्रीवेशन हो जाता है बॉडी में। तो वायु एग्रीवेट होता है तो तुरंत टेस्टोस्टेरोन के ऊपर इफेक्ट होती है। तो वहां पे अगर बस्ती करवा लेते हैं, उत्तर बस्ती भी मेल में होती है, वो करवाते हैं तो रिजल्ट मिलता है। ओके। तो मतलब क्या लगता है आपको कि इसमें सोसाइटी का प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर कितना इफेक्ट करता है एक मेल को ट्रीटमेंट ना लेने से या टेस्ट ना करवाने से? सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं होता है, ये सब उनका ही माइंडसेट होता है कि मैं नहीं करवाऊं। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। तो वो एक ईगो ही होता है। ये नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है। जैसे फीमेल के रिपोर्ट फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं, हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, वैसे सेम आप भी करवाओ। एक नॉर्मल सिंपल प्रोसेस है। जस्ट यू हैव टू मेंशन दैट कि आपको एक अवेयर रहना है कि 3 to 5 डेज का ही आपका ब्रेक होना चाहिए, यानी 3 से 5 दिन का इंटरकोर्स नहीं करना है, और उसके बाद ही ये रिपोर्ट करवाएंगे तब जाके वो रिपोर्ट प्रॉपर आएगा। तो ये खुद का माइंडसेट होता है, एक ईगो होता है, उनकी बिलीफ होती है कि अगर रिपोर्ट में कुछ निकला तो या तो मेरी बॉडी में वीकनेस आ गई होगी या मेरी वाइटलिटी कम तो नहीं हो गई है। तो ये सब है, तो ये सब मिथ है। ओके। तो आप जो भी अभी वो हस्बैंड्स जो देख रहे होंगे हमारा ये पॉडकास्ट, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर रिपोर्ट में इन केस कुछ गड़बड़ आई है, सो डोंट वरी। इससे ऐसा कंसिडर नहीं होता है कि आप इम्पोर्टेंस हो या कुछ आपके बॉडी में गड़बड़ है या आप बेबी नहीं ला सकते। अगेन बोल रही हूँ कि फैक्ट्री काम कर रही है, सिर्फ उसमें प्रोडक्शन को ही बढ़ाना है, तो वो आराम से हो जाता है। 3 मंथ्स आपको वेट करना है, इससे इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो विद इन 6 मंथ ये रिपोर्ट रिविजिबल हो जाता है। तो प्लीज आप भी रिपोर्ट करवाइए जिससे फर्टिलिटी डिले ना हो। तो मतलब क्या ये
मेल इनफर्टिलिटी परमानेंट हो सकती है इन एनी केस, मतलब इसे हम नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं? आराम से। फिर मैंने आपको बोला जैसे 3 to 6 मंथ्स, 3 मंथ्स में, क्योंकि स्पर्म बनने में 72 to 90 डेज लगते हैं, तो 3 मंथ्स के बाद, जैसे कोई बंदा आज डिटॉक्स करवा रहा है, आज लाइफस्टाइल चेंज करवा रहा है, आज कुछ खा रहा है, तो 3 महीने के बाद के रिपोर्ट में उसको रिपोर्ट में दिखेगा, हाँ। तो 3 महीने के बाद ये हो जाएगा, और 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ओके, कब कपल्स को आईवीएफ कंसीडर करना चाहिए? मतलब कितने टाइम बाद आपको लगता है कि कपल्स को आईवीएफ कंसीडर करना चाहिए? आईवीएफ के लिए पहले तो दे हैव टू मेंटली प्रिपेयर कि हाँ अभी हमें आईवीएफ के लिए जाना है, तो स्पर्म काउंट वहां पे भी अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि कम होंगे तो भी एम्ब्रियो वहां पे नहीं बन पाएगा। सो पहले आप अपने बॉडी को हील कीजिए, उसको प्रिपेयर कीजिए, आप उसमें अच्छे से एग और स्पर्म को बनाइए, एंड फिर आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। तो हम एक अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी और आपको मुझे उसका जवाब देना है जल्दी से जल्दी। ओके तो क्या एक आदमी का मस्कुलर होना या फिट होना बहुत ज़्यादा उसको फर्टाइल बनाता है परफेक्टली? नहीं, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। या फ्रीक्वेंटली सेक्स करने से कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं? नहीं, ये भी नहीं है। ओके क्या मेल फर्टिलिटी जो है वो इनफर्टिलिटी बहुत रेयर है आज के टाइम पे कंपेयर टू फीमेल फर्टिलिटी? सेम रेशियो है, 40 to 50% फीमेल फर्टिलिटी, 40 to 50% मेल फर्टिलिटी। और क्या एज अफेक्ट करती है मेल फर्टिलिटी को? हाँ, आफ्टर 40s में मैंने देखा है कि मेल फर्टिलिटी होती है और वहाँ पे काउंट डिक्रीज होते हैं, तो तब आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। ओके तो डॉक्टर खुशबू, कोई भी ऐसा मेल या कोई भी हस्बैंड जो भी इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहा है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगेन मैं वही कहना चाहती हूँ कि अगर रिपोर्ट कुछ भी गड़बड़ हो आपके मोटिलिटी में या काउंट में, अगर 0.5 मिलियन भी है या 20 मिलियन है, तो डोंट वरी, ये रिपेयर हो सकता है। तो आपको सिर्फ अपने बॉडी को हील करना है। आपको आपकी बॉडी को मेंशन कीजिए, देखिए कि कहाँ पे गड़बड़ है। अगर आपकी लाइफस्टाइल रॉन्ग है तो उसको आप मैनेज कीजिए, आपका स्ट्रेस कम कीजिए, आपकी डाइट को इम्प्रूव कीजिए, जहाँ पे प्रोटीन से लेके जिंक वाला फूड आप ले सकते हैं तो वो करिए। अश्वगंधा, गोक्षुर, ये सब मेडिसिन आयुर्वेद डॉक्टर को दिखा के आप ले सकते हैं। तो आपके रिपोर्ट भी थी ना 3 मंथ्स में काफी चेंजेस हो जाएंगे। सो डोंट वरी, जस्ट एक ही चीज है, आप पहले रिपोर्ट करवाइए एंड फिर जाके इसके ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुशबू आज के इतने इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। और हम मिलेंगे आपसे एक अगले एपिसोड में, जहां हम ऐसे ही किसी फर्टिलिटी से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। और आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। फर्टिलिटी एक जर्नी है जिससे आप ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।